कल हमने देखा था कल की वीडियो में भारत का भौतिक स्वरूप। तो हमने इसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल, द्वीप समूह, अपसारी संरचना, अभिसारी संरचना, रूपांतरण परिसीमा, चट्टाने, इन सब के बारे में जाना था। अब आगे शुरू करेंगे भौगोलिक वितरण, मुख्य भौगोलिक वितरण से। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी भौगोलिक आकृति? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, यानी कि 6 भागों में। कितने में? 6 भागों में। अब पहला है हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु, वलित पर्वत का मतलब होता है एक नवीन पर्वत या मोड़दार पर्वत। अब कहां से कहां तक फैली हुई है पर्वतों की श्रृंखला? यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा से, देखो जैसे ये हमारा ऊपर हो जाएगा उत्तर, ठीक है, ये दक्षिण, ये हमारा पूर्व, ये हमारा पश्चिम। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र कहलाएगा, ये वाला एरिया, ये उत्तर पूर्व। ठीक है, उसी तरीके से ये हमारा दक्षिण पूर्व और ये हमारा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। ठीक है, और इसमें कौन से उस क्षेत्र की बात करें? पश्चिम से पूर्व, यानी कि इस तरीके से फैली हुई है। पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक समय अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। अब देखो ये हिमालय पर्वत दिखाया गया है। ये जो हमारा सबसे ऊपर है ये हमारा पामीर का पठार। कौन सा? पामीर का पठार। अब यहाँ से हमारी छोटी 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 पर्वत श्रृंखला शुरू होती है और वो कहाँ तक फैली हुई है? इधर पूर्व तक। जैसे इनका क्रम दिया हुआ है, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर शिवालिक। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक पर्वत श्रेणी। और इन्हीं में छोटी छोटी चोटियां होती हैं, जैसे नंगा पर्वत, ऊपर काराकोरम में आ जाएगा राकापोसी, है ना, और ये फिर जोजिला। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर छोटे छोटे पर्वत से लेकर एक लंबी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हमारा इधर हो जाता है मेघालय, मिजोरम तक। ठीक है, और फिर यहाँ से ये नदियाँ दिखाई गई हैं, है ना, ये हमारी गंगा नदी, फिर यमुना, फिर चंबल, फिर घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, है ना, जिसे यहाँ पर ये हमारी गारो, खासी, जयंतिया, ये क्या है? गारो, खासी और जयंतिया, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखो ये हमारा पूरा बड़ा मैप दिखाया गया है। ये पामीर का पठार, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आ जाएंगे, शिवालिक की श्रेणी। ठीक है, इसको जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं समझाने के लिए। अब देखो, भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी भाग स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, एक मिनट।
देखो ये जो हमारा यहाँ पर क्या है, जास्कर पर्वत, ये पीर पंजाल पर्वतमाला है। तो ये जो शिवालिक पर्वतमाला है, इसी को इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय क्षेत्र यही आ जाएगा। ठीक है, देखो ये लिख रहा वृहद हिमालय क्षेत्र। आगे समझ में। तो इस तरीके से लेके छोटी छोटी हिमालय पर्वत श्रृंखला का यहाँ तक निर्माण होता है। हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां भी पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ पर पड़ेगा, नेपाल में, ऊंचाई कितनी है 8848। कंचनजंगा भारत में, इसकी 8598। मकालू भी नेपाल में, ठीक है, ये देख लेना। फिर धौलागिरी ये नेपाल में, नंगा पर्वत ये भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी पर्वत भारत में, कामेत भारत में, नामचा बरुआ भारत में, गुरुला मदादा नेपाल में। महान हिमालय के वलय के प्राकृतिक असममित है। हिमालय के इस भाग का करोड़ ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानियों का मतलब है कि बर्फ के जो छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़े बहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी या नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 9000 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बंजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। यानी कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित एक लंबवत घाटी को, यानी कि एक ऐसी हिमालय के नीचे वाले क्षेत्र में एक ऐसी पैरेलल बेल्ट है जो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच वाली बेल्ट है। तो उसे किसके नाम से जाना था, दून। दून का मतलब होता है घाटियां। इस उत्तर पश्चिम के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन देखिए इसमें बताया गया है कि उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए मैप में देखा था ना हमने कि हमारी क्या है, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय वाली एक बेल्ट है। तो हम अगर देखें तो ये हमारी एक सिंधु नदी है, ये हमारी सिंधु नदी है और इसके नीचे ये हमारी सतलज नदी है, ये हमारी सतलज नदी है। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र आ जाएगा वो हमारा क्या है, पंजाब, या जिसे हम पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। आगे जब गंगा आती है तो गंगा से घाघरा, काली, यमुना और कुमायूं हिमालय में मिलते हैं। समझ में आ गया। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सतलज और किसके बीच, काली नदियों के बीच के। अब ये देखो ये सतलज है और ये देखो ये सतलज है, सतलज और ये काली है। इसके बीच वाले भाग को क्या कहा जाएगा, कुमायूं हिमालय। आगे समझ में, सतलज और काली के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का,
काली तथा तिस्ता नदियां। अब देखो ये काली है और ये तिस्ता, ये काली नदी है, ये तिस्ता, तो इसके बीच वाला भाग क्या आ रहा है, ये रहा नेपाल हमारा। ये यहाँ देखो ये काली नदी है यहाँ पर, ये तिस्ता, तो इसके बीच वाला भाग कौन सा आ रहा है हमारा, नेपाल का। ठीक है, नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, दिहांग महाखंड यानी कि महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचलीय पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत पलवा पत्थरों जो अवसादशील है से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां हैं। फिर अब बात करते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, यानी कि उपजाऊ मिट्टी जो इनके द्वारा बहाकर लाई जाती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूलन जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने नीचे भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं और इन धाराओं को ही क्या बोलते हैं, बटी हुई धाराओं को वितरिकाएं। क्या बोलते हैं, वितरिकाएं। अब देखो दोआब का क्या अर्थ है। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। इसको याद नोट कर लेना। मैदान के इस भाग में दोआबियों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भाग के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित तथा वेदिका जैसी आकृतियां प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। इनका अब ये बांगर और खादर में अंतर देखो, ठीक है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। और ये नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट वाली वीडियो में फिर। और नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैप भी समझाऊंगी जो हैंड नोट्स बनाकर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।